एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आईआईटी दिल्ली की कंबाइंड वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ आने की वजह ये है क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशंस को इनवाइट किया हुआ है पीएचडी कोर्सेज़ के लिए। तो ये एक कंबाइंड कोर्स होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स के द्वारा किया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसके फ्रंट पेज पे आते हैं जिसमें आप इसकी वेबसाइट देख लीजिए uqidar.org। ठीक है, तो अब आप नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड क्या है, एक टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आप जब भी किसी एक टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जुड़ते हो तो आपके करियर में एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट आ जाता है और आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है एकेडमिक फोरम्स पे, एकेडमिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है। दूसरा, आईआईटी दिल्ली तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है ही, तो इन दोनों के कम्बिनेशन से ये पीएचडी प्रोग्राम होने वाला है। एप्लीकेशंस जो हैं वो 14 फरवरी 2023 से शुरू हो चुकी हैं और 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं फाइंड आउट मोर के ऊपर, तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आई एम एन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एक आई एम ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक स्टूडेंट। हमको इससे मतलब नहीं है, हम इंडियन स्टूडेंट को पढ़ लेते हैं अच्छे से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप बैचलर स्टूडेंट होकर के भी पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात ध्यान रखें। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू अप्लाई आई स्टूडेंट्स में, इस पर क्लिक किया आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आप अगेन एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले एक एक करके ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। स्टेप 1, फाइंड अ प्रोजेक्ट। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड अवेलेबल प्रोजेक्ट्स खुल जाएगा। ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली के सुपरवाइजर्स ज्वाइंटली कुछ प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट कर रहे हैं। अब हमें, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एक देखिए डिसिप्लिन्स यहाँ पे मेंशन्ड है, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इस तरीके के बहुत सारे डिसिप्लिन्स मेंशन्ड है। मान लीजिए मैं यहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स पे देखना चाहता हूँ, मेडिसिन पे देखना चाहता हूँ, हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस पे देखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और एक नया पेज के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिसमें कि मेरे मतलब के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस अक्रॉस द लाइफ कोर्स इन इंडिया। ये पहला प्रोजेक्ट आया है। इसमें जो यूक्यू यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की सुपरवाइज़र हैं वो प्रोफेसर गीता मिश्रा हैं और आईआईटी दिल्ली के जो सुपरवाइज़र हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शिशिर देबनाथ हैं। तो इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मेंशन किए हुए दिखेंगे और उनके इंडियन सुपरवाइज़र्स और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के सुपरवाइज़र्स के नाम भी मेंशन्ड है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप यहाँ पे नाम नोट कर लीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि नाम नोट करने के बाद क्या करना है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप बस यहाँ पे अपने मतलब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बैक जाते हैं और अपने वापस जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था देखना उसके ऊपर पहुँचते हैं। अब ये ऑप्शन आता है चेक योर एलिजिबिलिटी। देखिए, मैंने फाइंड अ प्रोजेक्ट आपके बारे में आपको बता दिया है। चेक योर एलिजिबिलिटी पे जाइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अब देखिए, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज, बाकी के दो हमारे मतलब के नहीं है, इसीलिए ये तीन शुरुआत के जो हैं वो हमारे मतलब के हैं। इसके बारे में बात करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था क्योंकि बैचलर्स डिग्री भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, तो इम्पॉर्टेंट ये बात है। अब देखिए, अगर आपके पास CGPA 6.50 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और एग्रीगेट 65% मार्क्स है, फर्स्ट क्लास डिग्री है आपके पास, तो एमटेक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST PH स्टूडेंट्स को थोड़ी सी रियायत है, यहाँ पे 6.0 स्केल पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में स्कोर्स की। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन स्कोर्स मतलब गेट, CSIR ये सब है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा, एक बेहतर एडवांटेज देगा। सेम केस में अगर बैचलर्स डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे देखिए CGPA जो है वो काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। 6.50 यहाँ पे था, यहाँ पे 8.0 मान रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट बीटेक के बेस के ऊपर ले लेंगे। अगर आप SC ST PH स्टूडेंट हैं तो ये सारे क्राइटेरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ पे अगर CFTI सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स अगर है तो इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे स्कोर कार्ड्स की, लेकिन अगर है, हाई स्कोर है, गेट, CSIR इन सब में
दूसरे स्टूडेंट्स का, तो वो उनको काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर अदर्स अ हाई स्कोर इन गेट CSIR इस सब एग्जामिनेशन में बेहतर रहेगा, लेकिन CFTI इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ मास्टर्स डिग्री इन साइंस यानी कि MSc की। 6.50 मांग रहा है और SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 6 मांग रहा है, और यहाँ पर भी हाई स्कोर होना चाहिए गेट UGC नेट इन सब में। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे कुछ एडिशनल नोट्स दिए हुए हैं, ये मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर वीडियो रोक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आध की बात मैं करता हूँ। While it is not a requirement that all candidates possess valid GATE GRE NET CSIR scorecard, it is expected that successful applicants will have a good score in any of these exams in order to be competitive. नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आपके चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ एडिशनल नोट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप वीडियो को रोक करके आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे for I students applying from countries other than India, high score in any national examination in the candidate's home country or international examination such as GRE will be given due weightage। खैर हमारे लिए ये नहीं है। Candidates who have been awarded CSIR, UGC, DBT research fellowships, government fellowships वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके देश में जो डिग्री है या जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि हमारे में मेजरली इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, तो इसलिए हमारे लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके इंग्लिश में आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर आपको ये जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट आते हैं प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। सबसे पहला है एकेडमिक CV, दूसरा है डिग्री सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ग्रेजुएशन, कन्वोकेशन, ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ 2 रेफरीज, स्कैन कॉपी ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि CV में आपके क्या क्या चीज़ें ये मांग रहे हैं। तो CV में आपकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एफिलिएशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं रिसर्च पब्लिकेशन पे खास तौर पे जोर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि मार्क द 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन विद एन एस्ट्रिक, जो आपके सबसे हाई इम्पैक्ट या आपको लगता है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ऐसे पब्लिकेशंस को आप एस्ट्रिक मार्क कर दीजिए। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस, जो आपको लगता है काफ़ी सिग्निफिकेंट है उनको डिस्क्राइब भी करना है, मैक्सिमम 200 वर्ड्स ईच में। अब इसमें आप बता सकते हैं कि भाई ये इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं और इनका एनवायरनमेंट या ह्यूमन हेल्थ या जिस भी चीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें। इसके अलावा अगर आपको कोई रिसर्च ग्रांट मिला है उनके बारे में भी बताइए, और एकेडमिक रेफरीज के नाम यहाँ देने होंगे। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपका मैरिटल स्टेटस से इनको कोई फ़र्क नहीं है, फोटोग्राफ आपकी ज़रूरत नहीं है, DL की ज़रूरत नहीं है, हॉबीज़ और इंटरेस्ट में भी कोई दिलचस्पी इनको नहीं है, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ना दें। अब इसके अलावा मैंने जैसा बताया था ग्रेजुएशन कन्वोकेशन में डिग्री अवार्ड वगैरह क्या क्या हो चुकी है, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, प्रोफिशिएंसी हो गया, 2 रेफरीज के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एंट्रेंस टेस्ट, मतलब JEE हो गया, गेट, UGC, CSIR, ये सारे का आपको स्कैन कॉपी लगाना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंटेशंस में आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज में और भी कोई कॉपीज़ है तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब आप एक सुपरवाइज़र को या आपने, जब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपने प्रोजेक्ट्स छांट लिए हैं, अब उस प्रोजेक्ट में जब आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इसी को बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप कुछ शब्दों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें आपको यही सब लिखना होता है कि मेरे को ये क्यों प्रोजेक्ट करना है, या मेरा बैकग्राउंड क्या था, तो मुझे ये करके क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारी बातें आप लिखते हैं, और उसके बाद वो सुपरवाइज़र के पास जाता है और सुपरवाइज़र उसके ऊपर डिसीजन लेता है। यहाँ पे कुछ बातें ज़रूरी हैं, वो ध्यान दीजिएगा। वंस यू हैव फाउंड अ प्रोजेक्ट, चेक द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं है। एंड प्रिपेयर योर सपोर्टिंग मटेरियल्स, यू कैन सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ठीक है। तो ओनली 1 EOI कैन बी सबमिटेड पर एप्लीकेंट, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही EOI डालेंगे, और एक EOI के अंदर मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और
EOI जो है वो डेडलाइन के अंदर सबमिट होना चाहिए और डेडलाइंस अभी ओपन है, तो आप अप्लाई नाउ पे जा करके EOI सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या तरीका है, किस तरीके से एडमिशन होगा और इंटरव्यू वगैरह क्या क्या है, क्या तरीके से पूरा होगा वो देख लेते हैं। जब EOI क्लोज हो जाएगा, मतलब उसकी डेडलाइन क्लोज हो जाएगी, और अगर आपका EOI शॉर्टलिस्ट हो जाता है, EOI शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे होगा ये भी जानना ज़रूरी है। आपकी एलिजिबिलिटी थी कि नहीं थी, बैकग्राउंड था कि नहीं था, मोटिवेशंस और एप्टीट्यूड, वो सारी चीज़ें अगर बेहतर है तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद सुपरवाइज़र शॉर्टलिस्टिंग होगा, मतलब आपका EOI सुपरवाइज़र के पास भेजा जाएगा रिव्यू के लिए, और अगर सुपरवाइज़र ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो सुपरवाइजरी टीम जो होगी वो आपका इंटरव्यू लेगी, स्काइप या टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपका, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और IIT दिल्ली के सुपरवाइज़र्स होंगे। दूसरे लेवल पे एक और लेवल भी है सिलेक्शन का, तो कमिटी शॉर्टलिस्टिंग होगी। मतलब एक बार आपको अगर सुपरवाइज़र्स ने अगर सेलेक्ट किया तो उसके बाद एक कमिटी बैठेगी जिसमें जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लेगी, ठीक है। तो ये एकेडमी है, इसको बोलेंगे एकेडमी जॉइंट इंटरव्यू पैनल, जिसको आप AJIP भी बोल सकते हैं। ये एक रिटन टेस्ट लेगी और उसके बाद इस रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। इस रिटन टेस्ट का पर्पज़ क्या है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप एक रिसर्च पेपर को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्रिटिकली कैसे पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को चेक करेंगे। फाइनली आप अपना ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इस पर जा कर के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मेरे को एक बात यहाँ पे और बतानी है, और वो है स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये देखिए, जैसे ही आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो डिटेल है स्कॉलरशिप के बारे में, कितने कितने सैलरी मिलेगी, क्या होगा। अब देखिए, जो आई स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल या इंडियन भी आप कह दीजिए उसको, पहला साल जो है वो IIT दिल्ली में उनको मंथली स्टाइपेंड 41,000 का मिलेगा। दूसरा साल उनको यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एनुअल स्टाइपेंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 28,28854, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मिलेंगे। ईयर 3 और 4 आपको IIT दिल्ली में बिताने हैं और 45,000 मिलेंगे आपको। रीलोकेशन ग्रांट 5200, आपका रिटर्न ट्रैवल दिल्ली और ब्रिस्बेन का, ये सारा चीज़ कवर होगा। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, ये भी आपको ब्रिस्बेन में सेकेंड ईयर के दौरान मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ट्यूशन फ़ी इज़ वेव्ड फॉर आई स्टूडेंट्स, मतलब आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी है। हाउएवर दे आर रिक्वायर्ड टू पे द स्टूडेंट सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ फीस, जो कि है सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 315 फॉर द ईयर स्पेंट एट UQ। आई स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे IIT दिल्ली ट्यूशन फ़ी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टडी। IIT दिल्ली का ट्यूशन फ़ी देना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का ट्यूशन फ़ी वेव्ड ऑफ है, लेकिन आपको स्टूडेंट सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर 315 देना होगा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई, ये पूरा डिटेल हो गया, स्कॉलरशिप से लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।